स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वेल्डर थ्योरी के निमी एमसीक्यू पार्ट 20 आज हम लोग करेंगे, जो कि आपका लास्ट पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के 19 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। इस 20 पार्ट में आपकी पूरी वेल्डर थ्योरी जो निमी एंड भारत स्किल के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आंसर्स बताए गए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, जिससे आप ना सिर्फ आईटीआई के एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें। अगर इन पार्ट्स को आप देख लेते हैं तो आप सीआईटीएस जैसे एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस में या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी वेल्डर में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के साथ। वेल्डर थ्योरी के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके हैं आईटीआई के, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उनकी भी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 226 है यहाँ पे, एंड लास्ट में यहाँ भी हम आपका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोनस क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, उसका आंसर हम उम्मीद करेंगे आप लोग सही सही कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे 226, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू सरफेसिंग मेटल। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो सरफेसिंग मेटल से संबंधित नहीं है। तो ऑक्सी एसिटिलीन मेथड तो आपका सरफेसिंग मेटल से आता है, संबंधित रहता है। टिग वेल्डिंग भी एंड SAW यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ग्राइंडिंग मेथड जो है ये सरफेसिंग मेटल से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपका हो गया ग्राइंडिंग मेथड। 227 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द पोस्ट हीटिंग टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटिंग टेम्परेचर क्या है। देखिए, एक होता है प्री हीटिंग जो वेल्डिंग से पहले करते हैं, एक होता है पोस्ट हीटिंग जो वेल्डिंग करने के बाद करते हैं, जो भी उसमें स्ट्रेस वगैरह रहती है जॉइंट में उसको रिलीव करने के लिए। तो प्लेन कार्बन स्टील का जो पोस्ट हीटिंग टेम्परेचर है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे 100 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस, ये आपका यहाँ पे टेम्परेचर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द पर्पज ऑफ मेटल बिल्डअप प्रोसेस ऑन अ वर्न मेटल। देखिए, पिछले पार्ट में भी ये क्वेश्चन था कि किसी वर्न मेटल मतलब कोई डैमेज हुआ मेटल हो, उसके ऊपर मेटल बिल्डअप यानी धातु निर्माण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है। टू रिपेयर ब्रोकन पार्ट यानी टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करने के लिए। अगला है टू बिल्ड वर्न आउट प्रोडक्ट मेड न्यू, मतलब घिसे हुए उत्पाद को क्या करें, नया बना दिया जाए। सी है यहाँ पे टू मेक जॉइंट, जोड़ बनाने के लिए। डी है टू रिड्यूस एक्सेस वेल्ड मेटल, मतलब अतिरिक्त वेल्ड धातु को कम करना। तो डैमेज वर्न मेटल के ऊपर मेटल बिल्डअप करना उसे नया प्रोडक्ट बनाने जैसा करने के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है कि वो उत्पाद क्या हो आपका फिर से नए जैसा बन जाए एंड फिर उसकी लाइफ भी बढ़ जाए। और होता क्या है, सेम आप नया प्रोडक्ट खरीदने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बट उसी में अगर आप उसको इस तरह से मेटल बिल्डअप करके रिपेयर कर लेते हैं तो आप कम कॉस्ट में उसे फिर से नए प्रोडक्ट जैसा यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 229 नंबर है, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रोड एंगल वाइल बिल्डिंग अप वर्न आउट शाफ्ट। यहाँ कह रहा है वर्न आउट शाफ्ट मतलब कोई शाफ्ट है जो थोड़ा सा वर्न आउट हो गई है, उसके निर्माण के दौरान इलेक्ट्रोड का कोण क्या होगा। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक शाफ्ट है, ठीक। अब शाफ्ट के ऊपर क्या होता है, आपकी पुली हो गई, बियरिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें चढ़ाई की रहती हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे पुली था या जो भी था, उसके चलते फिरते और ये शाफ्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुई, हल्की वर्न आउट हो गई, डैमेज हो गई किसी भी चीज़ से। अब क्या करेंगे, अगर हम ये पूरी शाफ्ट बदलने जाएंगे तो क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मेटल बिल्डअप कर लेते हैं वेल्डिंग के थ्रू, ठीक है। कई सारे प्रोसेस से कर लिया एंड देन इसको क्या किया, अच्छे से घिस के इसको लेवल में लाके साफ़ कर दिया। अब क्या हुआ, इतना काम करने से आपकी ये सॉफ्ट नए सॉफ्ट जैसी फिर से प्रयोग करने योग्य हो गई, ठीक है। इसी को मेटल बिल्डअप बोलते हैं। तो यहाँ पे मेटल बिल्डअप के टाइम पे इलेक्ट्रोड का एंगल रखा जाता है 70 डिग्री से 80 डिग्री। कितना रखा जाता है, 70 डिग्री से 80 डिग्री के आसपास जो है एंगल रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेथड इज सुटेबल फॉर सरफेसिंग द मेटल पार्ट एंड फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वेल्ड एंड हाई डिपोजिशन रेट। यहाँ कह रहा है धातु के हिस्से को सरकाने, अब यहाँ सरफेसिंग एक्चुअल में सरकाना नहीं है, ठीक है, सरफेसिंग के लिए और वेल्डिंग की हाई क्वालिटी और हाई डिपोजिशन रेट जो है के लिए कौन सी विधि इसमें सबसे उपयुक्त है। ऑक्सी एसिटिलीन मेथड, तो यहाँ आपकी वेल्डिंग की बहुत हाई जो वो है वेल्ड रेट, जो डिपोजिशन रेट हो बहुत हाई नहीं होता है। मैनुअल मेटल आर्क यहाँ पे भी हाई नहीं होता, मिग वेल्डिंग में भी हाई नहीं होता। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आपका जो है हाई डिपोजिशन रेट होता है, हाई क्वालिटी की वेल्डिंग भी मिलती है एंड साथ में सरफेसिंग के लिए
काफ़ी अच्छी भी है ये। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसमें फ्लक्स के अंदर आर्क डूबी हुई चलती है, जैसा इसका नाम है सबमर्ज्ड यानी डूबा हुआ। नेक्स्ट है 231 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विच मेथड इज सुटेबल फॉर सरफेसिंग मेथड टू हैव स्मूथ एंड थिन लेयर। कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है। मतलब चिकनी और पतली अगर लेयर आपको बनानी तो कौन सी विधि यूज़ करेंगे, मिग वेल्डिंग की, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ध्यान दीजिए उस केस में हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्लाज्मा वेल्डिंग का, जब आपको बहुत ही थिन लेयर एंड एक स्मूथ सरफेसिंग करनी है किसी चीज़ के ऊपर, उस केस में आप प्लाज्मा वेल्डिंग का यूज करेंगे। 232 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड सरफेसिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन और इन एनी लोकेशन। कौन सी विधि द्वारा सरफेसिंग किसी भी स्थिति में या किसी भी स्थान पर की जा सकती है। सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग से, टिग वेल्डिंग से, मिग वेल्डिंग से या सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इससे किसी भी पोजीशन में आप किसी भी स्थान पे जो है सरफेसिंग कर सकते हैं। उसी यहाँ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आप सिर्फ और सिर्फ फ्लैट पोजीशन और टिक फिलेट के केस में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 233 नंबर यहाँ पे, व्हिच मेटल सरफेसिंग मेथड इज आइडियल फॉर थिन लेयर्स व्हिच कैन फ्लो टू कॉर्नर एंड एज ऑफ द जॉब। यहाँ कह रहा है कौन सी धातु सरफेसिंग विधि पतली परतों के लिए आदर्श है जो जॉब के कोने और किनारों तक फ्लो हो सकती है। टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग आपकी जो है ऑक्सीजन एसिटिलीन के साथ जो आप वेल्डिंग करते हैं वो यहाँ पे सबसे आइडियल सरफेसिंग मेथड हो जाता है, जहाँ पे पतली लेयर्स की आपको करनी हो सरफेसिंग एंड साथ में उनके कॉर्नर एंड एज पे जो है प्रॉपर फ्लो भी बन सके। 234 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच प्रोसेस इज सुटेबल एंड गिव्स इंडिपेंडेंस व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ पार्ट। पार्ट की कमी होने पे कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त और स्वतंत्रता देती है। इट शुड टेम्परेचर, ये तापमान रहता है आपका। इट शुड बी हार्ड फेस, ये हार्ड फेस यानी कठोर फेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी हीट ट्रीटेड या ऊष्मा उपचारित किया जाना चाहिए, या इट शुड बी पिंड या टंगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर आपका इट शुड बी हार्ड फेस्ड। ठीक है, इसकी हार्ड फेसिंग रहनी चाहिए। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट फिर भी अब इसका आंसर निमी में यही दिया था, हम आपको यहाँ दे देते हैं ये, क्योंकि ये ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन ही पूरा सही नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है इससे क्वेश्चन कुछ और हो, ऑप्शन कुछ और दिए गए हों। ठीक है, अगला 235 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एवरेज एडवांटेज ऑफ हार्ड फेसिंग। हार्ड फेसिंग का फ़ायदा क्या है। तो हार्ड फेसिंग का फ़ायदा क्या है, टू इंक्रीज़ द लेबर कॉस्ट, मतलब श्रम की लागत बढ़ जाती है उससे। टू इंक्रीज़ आइडल टाइम ऑफ प्लांट, प्लांट का निष्क्रिय समय बढ़ जाता है। टू डिक्रीज़ मैकेनिकल इफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता कम हो जाती है। टू इंक्रीज़ मैकेनिकल ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, यानी मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता जो है वो बढ़ जाती है। तो यही आपका यहाँ पे हार्ड फेसिंग का फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन है 236 नंबर, व्हिच इलेक्ट्रोड आर यूज टू रेजिस्ट एब्रेशन फॉर हार्ड फेसिंग इन MMAW यानी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हार्ड फेसिंग करने के लिए, घर्षण का विरोध करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। अब घर्षण मतलब यहाँ एब्रेशन यानी घिसने का विरोध बेसिकली। ठीक है, कास्ट आयरन इलेक्ट्रोड, माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम या क्रोमियम एंड टंगस्टन। तो यहाँ पे क्रोमियम और टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, जो कि क्या होगा, एब्रेशन रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि टंगस्टन एंड क्रोमियम दोनों आपके क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड मटेरियल होते हैं। अगला क्वेश्चन 237 नंबर, व्हिच इज़ द ऑपरेशन टू रिलीव रेजिडुअल स्ट्रेस फ्रॉम द वेल्डिंग जॉइंट। एक वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। अभी शुरुआत में हमने आपको बताया था क्या रहता है वो, ड्रिलिंग से तो आप छेद करते हैं, पिनिंग, प्री हीटिंग आप वेल्डिंग से पहले करते हैं। वेल्ड जॉइंट से अगर आपको रेजिडुअल स्ट्रेस निकालना है, अवशिष्ट तनाव निकालना है, तो आप करेंगे पोस्ट हीटिंग। क्या करेंगे, पोस्ट हीटिंग। अभी जब प्लेन कार्बन स्टील वाला क्वेश्चन आया था तो हमने वहाँ पे आपको बताया भी था, जहाँ 100 से 300 डिग्री पे आप पोस्ट हीटिंग कर रहे थे। 238 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द टिपिकल एडवांटेज ऑफ हार्ड फेसिंग फॉर अ वर्न आउट मेटल। एक वर्न आउट मेटल के लिए हार्ड फेसिंग करने का विशिष्ट लाभ क्या है। टू डिक्रीज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुण को कम करना। टू इंक्रीज लेबर कॉस्ट, श्रम लागत बढ़ाना। टू इंक्रीज आइडल टाइम, निष्क्रिय समय बढ़ाना। या टू इंक्रीज मैकेनिकल ऑपरेटिंग इफिशियंसी। तो यहाँ पे टू इंक्रीज मैकेनिकल ऑपरेटिंग इफिशियंसी, यही आपका यहाँ पे
राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 239 नंबर यहाँ पे, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ क्वालिफिकेशन जनरली रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। आमतौर पर विशेष प्रारूप में दर्ज की गई योग्यता का परिणाम क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है क्या, रिजल्ट क्वालिफिकेशन जनरली रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर फॉर्मेट, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। क्या कहते हैं, PQR, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। 240 नंबर क्वेश्चन है, वाई हार्ड फेसिंग इज डन फॉर वर्न आउट पार्ट्स। वर्न आउट पार्ट्स के लिए हार्ड फेसिंग क्यों की जाती है। तो हार्ड फेसिंग हम क्यों करते हैं, टू ग्रेट ब्रिटलनेस यानी भंगुरता पाने के लिए, टू रिड्यूस मैकेनिकल ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता को कम करने के लिए, इंस्टीड ऑफ बाइंग न्यू रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड पार्ट, मतलब हम महंगे भाग ना खरीद के हम क्या करते हैं, पुराने को ही हम रिपेयर कर लेते हैं, या टू इंक्रीज लेबर कास्ट, श्रम लागत बढ़ाने के लिए। तो हार्ड फेसिंग हम इसीलिए करते हैं, क्या करें कि हम हार्ड फेसिंग करके उसे फिर से यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें नए पार्ट या नए चीज़ें ना खरीदनी पड़े। 241 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच एक्शन ऑन मेटल पार्ट्स सेल डिफॉर्म फ्रैक्चर आर पील ऑफ इन पीस। मेटल पार्ट्स पर कौन सी क्रिया विकृत, फ्रैक्चर या टुकड़ों में छिल जाती है। तो देखिए, मेटल पार्ट्स पे अगर एब्रेशन होगा तब तो सिर्फ घिसावट होगी, इरोजन होगा तो वहाँ से कटाव होगा, बट यहाँ क्या कह रहा है, डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब उसका फॉर्म ही बदल जाएगा। सपोज करो इस तरह से है, वो कोई सीधा है, पता लगा टेढ़ा हो गया ऐसे। ठीक है, दूसरा कह रहा है फ्रैक्चर, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा कहीं से, या पील ऑफ, या इसी छिल भी जाएगा। ये तीनों चीज़ें अगर हैं तो वो है आपका इम्पैक्ट लोड से ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट लोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डिफेक्ट ऑकर व्हाइल ग्राइंडिंग और स्क्रैचिंग एक्शन ऑफ हार्ड पार्टिकल ऑन मेटल पार्ट। धातु के हिस्से पर अगर कठोर कण की क्रिया को ग्राइंडिंग या खरोचने के दौरान करें तो क्या दोष आएगा उससे, इरोजन यानी कटाव होगा, एब्रेशन यानी घिसावट होगी, इम्पैक्ट लोड आएगा या घर्षण। तो यहाँ आपका राइट आंसर उस केस में आपका एब्रेशन यानी घिसावट होगी, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, जब ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ हार्ड पार्टिकल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, उससे घिसावट हो जाएगी। 243 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज अ मेटल पार्ट लुक्स लाइक इफ़ इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। देखिए, धातु का हिस्सा कैसा दिखता है अगर वह ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जो भी धातु का हिस्सा ऑक्सीकृत होता है वो उस पर जंग के रूप में उसका ऑक्साइड बना के रस्ट के रूप में लगा होता है। जैसे लोहे पे आप देखते हैं ना, लोहा अगर हम पानी में खुला छोड़ दें उसमें ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाती है, लोहे का ऑक्साइड जो जंग के रूप में लोहे के ऊपर लगा होता है उसी को कहते हैं रस्ट या रस्टेड हुआ लोहा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में उसका ऑक्साइड बनता है जो कि ज़्यादा एक्टिव फॉर्म है एंड वहाँ से वो निकल जाता है बुरादे के रूप में, उसे बोलते हैं लोहे का क्षरण एंड उसी को बोलते हैं जंग लगना। ये हो गए आपके पूरे यहाँ पे कंप्लीट वेल्डर थ्योरी के क्वेश्चंस। 20 पार्ट में आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कराए गए। लगभग आपके अगर देखें तो 500 क्वेश्चन के आसपास हैं टोटल। और इन 500 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो ये ऐसे रामबाण क्वेश्चंस हैं जो आपको ना सिर्फ ITI का एग्ज़ाम क्लियर करा सकते हैं, बट अगर अच्छे से आपने देखा है तो आपको कोई भी वेल्डर का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये पास करा सकता है। ठीक है, अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन का आंसर देने की। क्वेश्चन है, व्हिच इलेक्ट्रोड इज़ मूवेबल इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड मूवेबल होता है, मतलब घूमने वाला या चलने वाला होता है। बोथ यानी दोनों मूव करते हैं, बोथ नॉट मूव दोनों नहीं घूमते। अपर इलेक्ट्रोड सिर्फ ऊपरी इलेक्ट्रोड घूमता है यानी चलता है, या लोअर इलेक्ट्रोड। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना एंड अच्छे से तैयारी अपनी करते रहिएगा।